तो हाय एवरीवन, वेलकम टू महात्मा जी टेक्निकल। आज संजय सर आए हैं चैनल पे। ऑलरेडी पहले भी सर आ चुके हैं, तो बहुत अच्छा लगा। आपकी पुरानी वीडियोस इतने लोगों ने प्यार दिए, तो मैंने कहा कि सर से एसआईपी के ऊपर पूरा संपूर्ण ज्ञान लेना चाहिए कि जो लोग एसआईपी के बारे में थोड़ा जानते हैं, कैसे इन्वेस्ट करें, पूरी डिटेलिंग, कहाँ इन्वेस्ट करना है, पहले कर रहे होते तो कितना बन चुका होता, पहले क्या मिस्टेक कर दी, सब पूछेंगे। शुरुआत सर, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि ये एसआईपी आखिर है क्या चीज? इतना ज्यादा इंटरनेट पे देखते हैं, लोग सुनते हैं सिप कर रहा हूँ, सिप नहीं कर पा रहा, सिप में डालना है। सर क्या है ये एसआईपी? देखिए, एसआईपी ना इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट करने का माध्यम है। यही गलती लोग कर रहे हैं कि लोग पूछते हैं सर बेस्ट एसआईपी बताओ। बेस्ट एसआईपी क्या होती है? एसआईपी तो पैसा डालने का तरीका है। राइट। ठीक है, जैसे एक व्यक्ति हर महीने एफडी करता है, उसको क्या कहते हैं? आरडी कहते हैं। राइट। रेकरिंग डिपॉजिट कहते हैं। तो वो भी तो एसआईपी है। करेक्ट। ये एफडी है, आप हर महीने इसमें पैसे डाले जा रहे हो। तो आपने एफडी की एसआईपी कर ली। अब हमारे पुराने टाइम पे चलते हैं। ठीक है, जैसे धनतेरस है, तो धनतेरस क्या है? गोल्ड की एसआईपी है। हर धनतेरस पे आपको जाके सोना खरीदना है। करेक्ट। ठीक है, अब कितने सालों से जब से आप खरीद रहे हो, तो हर बार आपके पास सोना आ रहा है। धीरे धीरे कम सोना आ रहा है, पर हर बार सोना आ रहा है, तो आप वो सोना अक्यूमुलेट कर रहे हो। ठीक है, अक्षय तृतीया एक एसआईपी है। तो एसआईपी ना सबसे पहले समझना चाहिए कि एसआईपी एक माध्यम है पैसा डालने का। एसआईपी इन्वेस्टमेंट नहीं है। एसआईपी इज अ वे। लमसम क्या होता है? आपके पास 10 लाख रुपए है, लाख रुपए आपने एक ही बार में डाल दिए और वेट करा। एसआईपी है, जैसे अभी क्या होता है, जब आप घर लेते हो तो आप ईएमआई देते हो, तो वो लोन की एसआईपी है कि आप लोन वापस कर रहे हो। राइट। ठीक है, तो एसआईपी एक माध्यम है, एक फिक्स्ड इंटरवल पे आप अपना पैसा निवेश करते हो। अब वो किसमें निवेश करते हो? आप इक्विटी में निवेश करते हो, म्यूचुअल फंड में करते हो, मतलब कहीं भी आप कह रहे हो, गोल्ड में करते हो, सिल्वर में करते हो, डेट में करते हो, क्रिप्टो में करते हो, जहां भी करते हो, वो एक महीने में नियमित तरीके से करते हो, उस एसआईपी कहते हैं। मतलब मैं एक चीज समझ पा रहा हूँ आपकी बात से कि फिक्स टाइम और फिक्स्ड अमाउंट, यही एक पूरा एसआईपी का एक पूरा बिल्कुल संपूर्ण ज्ञान है। बिल्कुल ग्रेट सर। तो आपने अब तक कहीं आपके आरडी चल रही होगी बैंक में, 1000 रुपए महीना जा रहा होगा, हर 3 तारीख को कट रहा होगा, वो भी आपकी क्या एक एसआईपी है। वैसे एक जोक भी है सर पे, कहाँ करूं इन्वेस्ट? एसआईपी कर ले। है ना, कई लोग बोल रहे हैं भाई क्या कर रहा है, एसआईपी कर रहा है ना, इन्वेस्टमेंट क्या करना है, एसआईपी में करना है। वो एक प्लान है जो आपने बताया। ग्रेट सर। अब जो लोग शुरू करना चाहते हैं अपनी एसआईपी, अब जैसा आपने बताया हर जगह अलग अलग तरीके, तो मैं शुरुआत, क्योंकि हम लोग स्टॉक मार्केट से हैं, है ना, शेयर्स में बात करते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर किसी पर्सन की महीने की 10,000 रुपए अपनी सेविंग्स है और वो हर महीने की एसआईपी करना चाहता है, तो वो कैसे कर सकता है आज के टाइम पे? और इससे पहले अगर वो कर देता आज से 5-10 साल पहले, तो उसको कितना बेनिफिट मिलता? और अगर वो आज भी कर रहा है और ये कि भाई 10 साल तो आगे भी निकल सकते हैं, बिल्कुल, तो ये पूरा सिनेरियो में कैसे वो इन्वेस्टमेंट? तो एक स्टेप अप एसआईपी कैलकुलेटर चलाते हैं जी। ठीक है, तो उसके लिए वेबसाइट पे जाते हैं। हाँ जी सर। और हम जाएंगे मेरी वेबसाइट पे, चलो ठीक है। ठीक है, प्रॉफिट्स। तो अपने इसमें ये फायर कैलकुलेटर है जी। ये बड़ा मजेदार कैलकुलेटर है। ये आपको आपका पाथ भी बताएगा, आपका डेस्टिनेशन भी बताएगा, और आपको उस पाथ को चलना कैसे वो भी बता देगा। ओके, ग्रेट। ठीक है, मतलब फायर का मतलब ये आप कह रहे हो कि जो अर्ली रिटायरमेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड रिटायर अर्ली। राइट। ठीक है, आज आपका खर्चा 20,000 रुपए महीना है। ठीक है, आपकी उम्र 30 साल है, डिजायर्ड रिटायरमेंट आपको 45 पे चाहिए, यानी 15 साल में आपको रिटायरमेंट चाहिए। करेक्ट। आपका जनरल इन्फ्लेशन आपने माना 5% है, पर क्योंकि हर साल आपकी तनख्वाह भी बढ़ रही है, तो आपने ये तय किया कि मैं जो है अपनी ईएमआई, अपनी जो लाइफस्टाइल है, उसको भी मैं 3% से बढ़ाऊंगा। ओके, ठीक है जी, मैं उसको भी 3% से बढ़ाने वाला, जो एक्सपेंसेस की बात कर। हाँ, मतलब जैसे आज मैं जिस घर में रह रहा हूं, या जिस तरह की गाड़ी चला रहा हूं, या जिस तरह के रेस्टोरेंट में खाना खाता हूं, हर साल उसको भी मैं बढ़ाता रहूंगा, क्योंकि मेरी आमदनी बढ़ेगी, मुझे लाइफ भी तो जीनी है। अंडरस्टूड। मतलब मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अगर ये मेरा मंथली एक्सपेंस 20,000 है, तो एक साल 20,000 है, अगले साल मेरा हो जाएगा 20,600 रुपए। नहीं, 20,000 प्लस 8, 5 तो जनरल इन्फ्लेशन है भाई। आप ब्रेड खाते थे, तो ब्रेड 5% से बढ़ी गई, तो बढ़नी है। 3% आप खाते थे, समझो कोई नॉर्मल ब्रांड की ब्रेड, अब आप महंगे ब्रांड की खाते हैं। भाई आप पहले सस्ता दूध पीते थे, अब आप पैकेज्ड महंगा जो घर पे सुबह सुबह आ जाता है वो वाला दूध पीते हो। ठीक है, तो वो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है, यानी आप अपने जीने का स्तर ऊपर कर रहे हो। अब आप क्या कहते हो? भाई जो भी मैं निवेश करूंगा, मैं हर साल निवेश पे भी 5% जो है बढ़ाऊंगा, और मैं मानता हूं कि मुझे जो भी मैं निवेश करूंगा उसका रिटर्न मुझे 12% आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि 45 की उम्र में मुझे रिटायर होने के लिए कितना पैसा चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है उस पैसे को अचीव करने के लिए मुझे कितना पैसा डालना है। ये 2 क्वेश्चन है। तो हम यहां पे दबा देते हैं कैलकुलेट। ठीक है, जैसे हम कैलकुलेट दबाते हैं तो नीचे आ जाता है आपके नंबर्स। ठीक है, आपके आज के महीने के खर्चे कितने हैं? 2,40,000 रुपए।
8% के हिसाब Annually, मतलब से एनुअली, हाँ, साल के 2,40,000 रुपए, महीने का 20,000 रुपए। जब आप रिटायरमेंट पे आएंगे तो वो नंबर हो जाएगा 7,61,321, क्योंकि 8% हर साल बढ़ रहा है। आपको अगर बढ़िया से रिटायर होना है, मतलब बिल्कुल चिंता मुक्त रिटायर होना है, जिसे हम फैट फायर कहते हैं, मोटा फायर, वो है 2,28,00,000 रुपए। फायर नंबर मतलब रीजनेबल नंबर होना चाहिए जो, अगर तो वो 1,90,00,000 है। और लीन फायर यानी कि इतने में आप चालू करके, अगर आपकी कोई कंसल्टिंग चल रही है या कुछ चल रही है, तो आप इतने में भी रिटायर हो सकते हो। अगर आपकी कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है तो आप इतने पे भी रिटायर हो सकते हो, ठीक है। तो अब आते हैं हमारे को कितना इन्वेस्टमेंट तीनों के लिए करना है विद 5% स्टेप अप एंड 12% IRR। फैट फायर के लिए आपको 34,319 रुपीज आज से पैसा डालना चालू करना है। नॉर्मल फायर के लिए 28,600 रुपए और लीन फायर के लिए 22,880 रुपए। तो अगर आप इतना पैसा डालेंगे 15 साल के लिए, इसको 5% से हर साल बढ़ाएंगे और वो पैसा आपका 12% रिटर्न कमाएगा, तो आप अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। तो ये कैलकुलेटर आपको पहले तो बता देता है कि आपका डेस्टिनेशन क्या है, जैसे गूगल मैप है ना, राइट, आप डेस्टिनेशन डाल देते हो तो ये आपका डेस्टिनेशन है। फैट फायर, नॉर्मल फायर, लीन फायर, ये आपका डेस्टिनेशन है। और ये हम खुद डिसाइड करते हैं कि हमें कब रिटायर। आपको आज क्लैरिटी नहीं ना, आप यहां भर दो ना, करेक्ट, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। आज का खर्चा, आपकी उम्र, कब रिटायर होना है, अब खेलते रहो इसके साथ कि कौन सा वो टाइम है जब मैं रिटायर हो पाऊंगा। अच्छा, अब क्या हो, इससे सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, कि आपको क्लैरिटी आती है, अगर मुझे 29,000 रुपए डालना है तो मेरी तनख्वाह एटलीस्ट 60-70 हजार तो हो, करेक्ट, तब तो मैं 29,000 रुपए डाल पाऊंगा। और आज आपकी तनख्वाह 40,000 है। तो यानी या तो आप अपनी तनख्वाह बढ़ा लो फटाफट स्किल्स पे फोकस करके, या 15 साल में आप रिटायर नहीं हो पाओगे। फिर देख लेते हैं कि कब रिटायर हो पाओगे। तो आप कहते हो जी अब मैं 50 जो है 15 साल में रिटायर नहीं होऊंगा, ये रहा 45 जो आपकी एज है, तो मैं 50 पे हो जाता हूँ, चलो मेरी इनकम नहीं है उतनी, तो आप कैलकुलेट करके देख लेते हैं, ठीक है। तो अब आपका गोल जो है वो भी थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि अब 5 साल का इन्फ्लेशन और लग गया। और अब जो आपको 28,000 रुपए डालना था, तो सिर्फ 19,900 रुपए डालना है। तो अब आपके हाथ में है, आप कितना जल्दी रिटायर करना चाहते हो। करेक्ट, अपनी आमदनी बढ़ाओ, अपने खर्चे बचाओ और चुपचाप निवेश करो, आप अपने गोल तक पहुंच जाओगे। ग्रेट। तो ये एसआईपी है, ये आपके सामने है एसआईपी का पावर। आपने गोल तय कर लिया कि भाई मेरे को यहां से उठना है दिल्ली से और नोएडा जाना है, तो आपको नोएडा पता चल गया, ठीक है। फिर आपने गूगल मैप चेक किया तो गूगल मैप ने रास्ता बता दिया कि आपको नोएडा पहुंचना कैसे, ठीक है, वो रास्ता आ गया। बट एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि ज्यादातर लोग जो हैं जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, वो तो ज्यादा अगर सेविंग माइंडसेट है तो वो एफडी कराते हैं, हाँ, क्योंकि उनको वहां पे 5% 5.5% का रिटर्न मिल रहा है और बिना किसी रिस्क के, रिस्क फ्री है, चाहे इकोनॉमी कहीं भी जाए, मार्केट का हाल कुछ भी हो, उनको 5-5.5% मिल रहा है। तो उनको लगता है यार अगर मुझे 12% ही लेना है ना, तो ये रिस्क है, क्योंकि उनको लगता है भाई यहाँ पे तो रिस्क है, पैसा आज है कल नहीं है, किस तरीके से करूं। तो एक डिफरेंस अगर आप बता पाए कि लास्ट 10 सालों में क्या लोगों ने मिस्टेक किया, अगर वो 10 साल पहले अगर ये चीज अचीव कर लेते जिन्होंने एफडी करा है, तो क्या इंपैक्ट पड़ता है। देखो, इसके लिए हम चलते हैं, हम ओपन करेंगे ट्रेडिंग व्यू, ठीक है, ठीक है, थोड़ा मैं चार्ट्स की मदद लूंगा। ये ट्रेडिंग व्यू आ गया और हम यहाँ पे हमारे बेस इंडेक्स पे जाते हैं जिसका नाम है निफ्टी 50, हाँ, ठीक है। तो निफ्टी 50 चाहते हैं, ये आ गया इसी को, तो ये आ गया निफ्टी 50 आ गया। तो आप समझिए कि ये कोविड का टाइम है, सबसे खराब टाइम था और आपका नसीब सबसे खराब था इन्वेस्टर का। उसने यहां पैसा डाला ये लेवल पे, ठीक है, सबसे ऊपर वाले लेवल पे, 12,356 पे डाला। मतलब देश की टोटल 50 कंपनियां, हाँ, देश की सबसे बड़ी 50 कंपनी, राइट, ठीक है, 12,356 पे पहुंची। उसके बाद गिर के आई 7,390 पे। मैं कहता हूं नसीब बहुत ही खराब था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपने यहां सारा पैसा डाल दिया, पटक दिया, कितने पे पटका, 12,400 पे। तो आपका इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, आपने यहां 12,400 पे निवेश कर दिया, यानी आपकी जेब से पैसा बाहर चला गया, ठीक है। आज 5 साल हो गए उस बात को, आज का प्राइस क्या चल रहा है, 25,114, ठीक है। तो आज जो फ्यूचर वैल्यू है वो है 25,114 और ये कितने महीने में हुआ है, ये हुआ है 65 महीनों में, ठीक है, 65 मंथ्स में। तो ये रहा 65 मंथ्स। अभी नसीब आप सबसे खराब था हमारा, क्यों, क्योंकि हमने नसीब सबसे खराब इसलिए था क्योंकि हमने तब पैसा डाला जब मार्केट एट द टॉप थी, ठीक है। उसके बाद 30-35% गिरी, तब भी हमने जो रिटर्न बनाया वो 13% का बनाया, ठीक है। अगर हमारा नसीब एवरेज था, यानी हम एसआईपी करते,
तो हम 12,400 पे भी खरीदते, 10,000 पे भी खरीदते, 9,000 पे भी खरीदते। मैं मानता हूं ये एवरेज बन जाती, समझिए 10,000 की बात। चलो बढ़िया, आपने 10,000 बोला, मैं 10,000 लिख देता हूं। तो उस केस में आज क्या होता, आपका रिटर्न बन जाता 17%। और अगर आपका नसीब बहुत ही अच्छा होता और आपने बॉटम के आसपास खरीदा होता, यानी 8,000 के आसपास खरीदा होता, तो आज आपका रिटर्न बन जाता 21.3%। ठीक है, मतलब हमने सबसे खराब सिनेरियो देखा, उसमें भी 13% रिटर्न बन गया। राइट। और एट द एंड जो हम एफडी में पैसा लोग लगाते हैं, हाँ, वो सारा मार्केट में ही तो लगता है सारा। बिल्कुल। एफडी का पैसा कहां लग रहा है? बिजनेस के पास लग रहा है, बिजनेसेस को लोन जा रहा है। करेक्ट है। ठीक है, बिजनेसेस क्या कर रहे हैं? बिजनेसेस अपनी इक्विटी क्रिएट कर रहे हैं। आप समझिए, आप एक बिजनेस के लोनर बन सकते हैं या उसी बिजनेस के ओनर बन सकते हैं। कैसे? आपने बैंक को पैसा दिया, बैंक ने रिलायंस को पैसा दे दिया, तो आप क्या बन गए? लोनर बन गए। आपने लोन दे दिया, तो आपका ब्याज फिक्स है, पर आपने रिलायंस का एक शेयर खरीद लिया, अब आप रिलायंस के ओनर बन गए। यानी जितना जितना मुनाफा बढ़ेगा कंपनी का, आपके जो शेयर की वैल्यू है वो भी उतनी बढ़ेगी। और वेल्थ क्रिएट करने का हिस्टोरिकली अक्रॉस द वर्ल्ड एक ही तरीका है, वो है इक्विटी में पार्टिसिपेट करना जरूरी है। Okay. अब आपको मैं एक मजेदार किस्सा सुनाता हूं। वॉरेन बफेट को सब जानते हैं, हम सबके गुरुजी हैं जी। 1965 में उनका जो है बर्कशायर हैथवे लॉन्च हुआ था, 1965 में। आज 2025 है, कितने साल हो गए अमरेश जी? ऑलमोस्ट 60 साल हो गए। राइट। 60 साल में कितने महीने होते हैं? 720 महीने। 720 मंथ। ठीक है, अब हम कहते हैं कि आपने इन 720 महीने में, अच्छा इन्होंने जो रिटर्न दिया है वो दिया है 19.8%। ठीक है, आपने जी उसमें 1,000 रुपए महीना डाला, तो आप अब एंटिसिपेट करो कि आपने 7,20,000 रुपए डाले, तो वो कितने हो सकते थे? बहुत बड़ा नंबर होगा 60 साल में। ठीक है, अब मैं किसी से पूछता हूं, बोलता सर 2 करोड़ हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। हम बटन दबा के दिखाते हैं, ये आता है 794 करोड़। ठीक है, 794 करोड़ आ जाता है। अब आप सोचिए कि यहां पे ट्रेडर लोग को महीने का 20% चाहिए और यहां पे 794 करोड़ बन रहा है बिना कुछ किए, शांति से 1,000 रुपए डाल के। अब आप कोई बोल सकता है उस टाइम 1,000 बहुत बड़ा था, आज तो नहीं है, आज डालो ना, क्योंकि आज से 60 साल बाद अगर आपको या आपकी कोई पुश्त को या आपके पोतों को भी 794 करोड़ मिल गए तो क्या बुरा है? अच्छा 19% नहीं हुआ जी, 15% रह गया, तो क्या होगा? तो भी 62 करोड़ रुपए आएगा, जब गिल नहीं पाओगे। 62 करोड़ रुपए। आपने डाला कितना है वो तो देखो ना। भाई चीनी जितनी डालोगे उतनी तो मिठास आएगी, ज्यादा डालते तो ज्यादा पैसे बन जाते। करेक्ट। तो मुद्दा बड़ा सिंपल है, एसआईपी यही एसआईपी है। एसआईपी का मतलब है धीरे 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 पैसा डालते रहो, आपका जो एवरेज प्राइस कम होता रहेगा। ठीक है, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आप अंत में पैसा बना लोगे। तो दिस इज एसआईपी। बट अब लोगों को ये लगता है कि मैं एसआईपी कर दूं, ठीक है, इक्विटी में, बट उनके सामने ये प्रॉब्लम रहती है कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूं, कौन सी जगह एसआईपी करूं, म्यूचुअल फंड भी लेना है तो किस तरीके से लूं। तो उनका एक एज ग्रुप भी है, मान लीजिए बहुत सारे लोग यहाँ पे 25 वाले हैं, 30 वाले हैं, 40 वाले हैं, तो अगर एज के अकॉर्डिंग अगर आप उनको एक कैलकुलेटेड चीज बता पाओ कि इन जगहों पे आप, अगर आपके पास 30,000 रुपए हैं तो यहाँ आप अलग अलग इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत बढ़िया सवाल है आपका। हम है ना, पहला एक मिथ मैं क्लियर करना चाहूंगा आज, बहुत बड़ा मिथ है लोगों का, वो है कि इन्वेस्टमेंट एज के हिसाब से होती है। ओके, इन्वेस्टमेंट एज के हिसाब से नहीं होती, इन्वेस्टमेंट होती है गोल के हिसाब से। आपका गोल क्या है? ठीक है, अब आप मैं उदाहरण देता हूं, एक 25 साल का नौजवान है, ठीक है, उसको 30 साल की उम्र में गाड़ी खरीदने के लिए पैसे जमा करने, और मैं हूं 40 साल का और मुझे 70 साल में रिटायरमेंट के लिए पैसा चाहिए। हम दोनों में से कौन ज्यादा रिस्क ले सकता है? नहीं, मैं ले सकता हूं, क्योंकि मेरे पास 30 साल की अवधि है, 30 इयर्स का टाइम है। 30 इयर्स में अगर पहले 5 साल मार्केट क्रैश कर गई, जैसे 2008 के बाद 3 साल मार्केट क्रैश थी, उभरने में टाइम लग गया, तो भी मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास तो 30 साल का टाइम है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपको किस पर्पस के लिए पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए, कब चाहिए। अगर आपका जो गोल है, ठीक है, वो
3 साल से कम में आ रहा है, यानी कि आप 25 साल के और आपको 28 साल के अंदर अंदर गाड़ी खरीदनी है, तो आप जो है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में पैसा मत डालिए। ओके। होता क्या है अमरीश भाई, यहां पे आएंगे लोग, वो देखेंगे अच्छा पिछले क्वार्टर में ना इस म्यूचुअल फंड ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, 36% का रिटर्न है, और मेरे को तो 3 साल में पैसे चाहिए, मुझे ज्यादा रिटर्न कमाना है, तो वो क्या करेंगे, फिर उसी को चूज, पूरा पैसा उसी में पटक देंगे। और हम क्या कह रहे हैं, अगर 3 साल से नीचे का गोल है तो इक्विटी म्यूचुअल फंड की शक्ल भी मत देखो, डेट म्यूचुअल फंड देखो, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स देख लो, आप वो देख लो, क्या कहते हैं, एफडी देख लो, हाई पेइंग एफडी देख लो, वो सब देख लो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देख लो, पर इक्विटी मत देखो, क्योंकि इक्विटी तो वॉलेटाइल है। आपने 2024 सितंबर में किसी ने पैसा लगाया होता, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं जी। हमारे एक क्लाइंट आया, उन्होंने बोला कि भाई संजय सर एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, आपकी वीडियो सुनी अब सर समझ आता है। उनके पास ना 15 लाख रुपए थे, ठीक है, 1 साल बाद उनकी डॉटर का एजुकेशन का फीस भरने के लिए ये पैसा था, ठीक है जी, जमा करा, बहुत अच्छी बात है। अब उनको लगा 1 साल तक पैसे क्या करेंगे, तो हम एफडी में रखेंगे तो वही 6% 7% बनेगा, तो हम एक काम करते हैं, हम एक मिड कैप म्यूचुअल फंड ले लेते हैं। ये पिछले साल उन्होंने किया, और आज वो 15 लाख रुपए जो उन्होंने मिड कैप म्यूचुअल फंड में डाले थे, वो 13 लाख रह गए, 2 लाख रुपए कम। जब से उन्होंने डाले तब से मार्केट गिरी हुई है, हर म्यूचुअल फंड 30% की ग्रोथ दिखा रहा था लास्ट 3 इयर्स में, तब से ही गिरा है, तब से नीचे गिर गया। तो उन्होंने तो रिटर्न्स देख के ही पैसा डाला था, पर उन्होंने ये रियलाइज नहीं किया कि मुझे पैसा 1 साल बाद नहीं, 1 साल बाद चाहिए था। पर अगर हाँ वो ये फंड में बोलते कि मैं 10 साल के लिए पैसा डाल रहा हूं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 साल में ये 13 भी होता, 12 भी होता, फिर 25 भी हो जाता, फिर 30 भी हो जाता। तो एंड ऑफ द डे मैं क्या समझाना चाहता हूं कि रिस्क जो है आप अपने ड्यूरेशन के हिसाब से लीजिए, एज के हिसाब से नहीं, एज के हिसाब से नहीं। आपका एज 25 है और आपको 65 की उम्र में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है, भर भर के रिस्क लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भर भर के रिस्क लीजिए, मोमेंटम फंड में डालिए, स्मॉल कैप में डाले, माइक्रो कैप में डालो, मिड कैप में डालो, बहुत कम पैसा लार्ज कैप में डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके पास 40 साल है, पर यहां 3 साल है भाई साहब, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में रहे। अब 3 से 6 साल है, फिर भी हम कहते हैं कि 60 से 70% पैसा आप डेट म्यूचुअल फंड में रखो, और जो बचा हुआ पैसा है उसको इक्विटी में डालो, वो भी कोशिश करो ज्यादा लार्ज कैप में डालो, क्योंकि 3 से 6 साल भी बहुत बड़ा टाइम नहीं होता मार्केट्स के लिए। मैं आपको ऐसे 5 साल 6 साल के पीरियड दिखा सकता हूं जब मार्केट ऐसे ऐसे चली है। मार्केट का एक बहाव का वेट होता है, अब वो बहाव कभी कभी 10 साल बाद भी आता है, 15 साल बाद भी आता है, और कभी कभी इमीडिएटली आ जाता है। अभी हुआ क्या, 2020 में सब लोग घुसे मार्केट्स में, अचानक से बहाव आ गया, तो सबको लगता है समय ऐसे ही चलेगा। मैं 2008 से मार्केट में हूं, मैंने सब देख लिया, ऐसा 60-65% का क्रैश देखा, फिर उसकी रिकवरी देखी, फिर फ्लैट मार्केट देखी, फिर कोविड देखा, फिर कोविड की रिकवरी देखी, फिर वापस अभी मैं डाउनफॉल देख रहा, तो हमें फर्क नहीं पड़ता ये सब चीजों से। पर जो नया नया आता है उसको उसका दिल दहल जाएगा, भाई उसकी बेटी की एग्जाम की फीस थी जो कम हो गई है, पर फीस तो देनी है ना। अब वो थोड़ी बोल सकता है सर मैं तभी फीस दूंगा जब मेरा म्यूचुअल फंड वापस 15 लाख पे आ जाएगा। राइट। तो आप रिस्क लीजिए अपनी ड्यूरेशन के हिसाब से, जितना लंबा समय आपके पास है निवेश करने का, उतना ही ज्यादा रिस्क लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जैसे लार्ज कैप में भी बहुत सारे कंपनियों के लाइक म्यूचुअल फंड्स हैं, तो कहाँ पे जाना चाहिए, कुछ एक एक्यूरेट आप दिखा पाओ? श्योर, पहले ना फटाफट एक बार लार्ज कैप मिड कैप को सबके एक्सपीरियंस के लिए, अपने सबके अंडरस्टैंडिंग के लिए क्लियर कर देते हैं। ये समझिए हमारे भारत देश के, हमारे पास ना टोटल करीबन 5,500 कंपनीज लिस्टेड है। वो नंबर बदलता रहता है, कभी कभी कोई 5,000 बोलता है, कोई 6,000 बोलता है, 5 से 6,500 के बीच में पीढ़ी। इसमें जो टॉप 0 to 100 कंपनीज है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, जैसे रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, एलआईसी, ये सब, इन पहली 100 कंपनी को लार्ज कैप बोला जाता है, लार्ज कैपिटलाइजेशन, ठीक है जी। अब जो अगला 101 नंबर से लेके 250 नंबर तक कंपनी है उसको मिड कैप बोला जाता है, ठीक है जी। और 250 से लेके आगे जो भी नंबर है 5,500 जितना भी है उसको स्मॉल कैप बोला जाता है। पर इंडेक्स के पर्पस के लिए स्मॉल कैप का डेफिनेशन क्लोज कर दिया जाता है 500वीं कंपनी पे, यानी 251 से लेके जो 500 नंबर पे कंपनी आई उधर स्मॉल कैप क्लोज हो गया, ठीक है। तो आप ये समझ के चलिए कि ये हमारे देश की 500 सबसे बड़ी कंपनीज हैं, और ये हमारे को ज्यादातर कोशिश करके इन्हीं में रहना चाहिए। अब आपने सवाल ये पूछा कि जी लार्ज कैप का कोई भी फंड है तो मैं कैसे उसको इवैल्यूएट करूं? बहुत बढ़िया, एक बार हम बहुत सिंपल सी वेबसाइट ओपन करते हैं। देखिए इसमें भी ना लोग आपको 10,000 चीजें बताएंगे,
मैं इसमें आपको थीम बताता हूं कैसे इवैल्यूएट करते हैं जी जब भी कोई म्यूचुअल मैं आपको एक चलो वो बताने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं जी। मुझे मैथ्स में 40 मार्क्स आए, अच्छी बात है बुरी बात है? वो डिपेंड करता है कि मेरे आसपास वालों का क्या है। नहीं, डिपेंड करता है 100 में से आए कि 50 में से आए। हाँ। अब क्या होता है, जैसे मैं ये बोलता हूं ना, सब बोलते हैं अरे बेकार मार्क्स है, क्योंकि उनके माइंड में है कि मेरे को 100 में से 40 है। फिर मैं अब तो लोगों को लगा ये 40 का नंबर तो बहुत बेकार है, फिर मैं उनको सिचुएशन बदल देता हूं। मैं बदलता हूं, मैं कहता हूं कि भाई सुनो, मेरे को 40 ना 50 में से आए, तो बोलते हैं वाह वेरी गुड, तो वही 40 अच्छा हो गया। फिर वो बोलते हैं, मैं बोलता हूं अच्छा एक काम करते हैं, सुनो मेरे को 40 तो आए पर बची हुई क्लास के बच्चों को 45 आए हैं, तो बोलते हैं बैड, फिर से 40 खराब हो गया। अच्छा मेरी बात सुनो, मुझे 40 आए पर मुझे पिछले एग्जाम में 35 आए थे, तो बोलते वेरी गुड, अच्छी बात है आपने प्रोग्रेस करी। तो आप सोचिए एक ही 40 नंबर पहले बुरा था फिर अच्छा हो गया, फिर बुरा था फिर अच्छा हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने उसके सामने कॉन्टेक्स्ट रख दिया। म्यूचुअल फंड्स में भी यही चलता है। हर म्यूचुअल फंड का दो चीजें होती हैं, एक होती है बेंचमार्क और एक होता है कैटेगरी एवरेज। ठीक है, कैटेगरी एवरेज को इस तरह मानिए कि उस कैटेगरी में बाकी म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, और बेंचमार्क होता है कि मुझे किसके अगेंस्ट तोला जाएगा, और वो एक जनरली इंडेक्स होता है, निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी 150, निफ्टी 250, निफ्टी 500, कोई भी इंडेक्स हो सकता है, जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ये सारी चीजें करके दिखाऊंगा। अभी थियरी नहीं दूंगा, करके दिखाऊंगा, अभी पहले थियरी दे रहा हूं। ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताइए कि आप किस बच्चे को अच्छा बोलेंगे, जो एक ही एग्जाम में अच्छा करता है, या पहले एक में अच्छा करता है फिर दो में खराब करता है फिर एक में अच्छा करता है, या कंसिस्टेंटली अच्छा करता है? कंसिस्टेंटली अच्छा करता है। तो हमें वो म्यूचुअल फंड ढूंढना है जो 1 ईयर होराइजन में, 2 ईयर होराइजन में, 5 ईयर होराइजन में, लाइफ टाइम होराइजन में अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है। तो यानी कि उसका फंड मैनेजर समझदार है, उसको खेलना आता है, तो आप इस वाले म्यूचुअल फंड पे बेट कर सकते हो, आप इसमें पैसा लगा सकते हो कॉन्फिडेंस के साथ। देखो इसकी फिर भी गारंटी नहीं है आगे वो करेगा, पर मोटा मोटी अब कोई बच्चा 5 बार से टॉपर है, पहला रैंक ला रहा है 5 बार से, तो ऐसा तो नहीं होगा वो फेल हो जाएगा। हो सकता है वो पहले की जगह दूसरा हो जाए, तीसरा हो जाए, यही होगा, पर वो रहेगा अपने टॉप 3 टॉप 5 में। ठीक है, और कभी भी टॉप म्यूचुअल फंड के पीछे मत भागो, क्योंकि टॉप म्यूचुअल फंड ना हर क्वार्टर बदल जाता है। अब हमारे क्लाइंट थे, उन्होंने 50 म्यूचुअल फंड खरीद लिए, क्योंकि उनको शॉपिंग की आदत थी। वो हर क्वार्टर बैठते थे, बोलते यार इस बार तो क्वांट वाला अच्छा हो गया, चलो ये खरीद लेते। अच्छा अगली बार देखो ओ तो पराग पारिक अच्छा हो गया, चलो ये खरीद लेते। तो ये मत कीजिए, आप एक बार अच्छे से रिसर्च कर लीजिए, और मैं करके दिखा दूंगा, बहुत सिंपल काम है। अब हम चलते हैं, बड़ी सिंपल सी वेबसाइट है moneycontrol.com। ठीक है जी, तो moneycontrol.com पे आते हैं, कंटिन्यू टू moneycontrol.com। अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे म्यूचुअल फंड पे आ जाते हैं। ठीक है जी, अब हम यहाँ पे एक कैटेगरी में जाते हैं, नीचे बहुत सारी कैटेगरीज दी होती हैं, जैसे यहाँ पे इक्विटी है और इक्विटी में लार्ज कैप फंड्स है। तो यहाँ पे दिया हुआ है जैसे ये आईडीबीआई का इंडिया टॉप 100 इक्विटी फंड, तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है जी, अब ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए आपके सामने, आप ही मुझे बताओगे। ठीक है, मैं देख लो, सब लोग कमेंट सेक्शन में बताते रहना। ठीक है, अब आप देखिए, ये है 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल और ऑल का मतलब है जब से पैदा हुआ, जब से चला है, 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, जितने साल से भी म्यूचुअल फंड है। अब 1 साल की अवधि में इस म्यूचुअल फंड ने 16.73% रिटर्न दिया, बेंचमार्क ने 15 दिया, पर बाकी कैटेगरी एवरेज ने 18 दिया। बेंचमार्क इन द सेंस इसने बेंचमार्क मारा है निफ्टी 100 को, जैसे निफ्टी 50 है वैसे निफ्टी 100 है। तो पहली, क्योंकि ये लार्ज कैप है तो पहली 100 कंपनी लार्ज कैप होती है, तो इसलिए निफ्टी 100 है। तो इसने बेंचमार्क को तो तोड़ दिया, पर कैटेगरी एवरेज नहीं तोड़ पाया, तो नॉट वेरी गुड। अब 2 ईयर पे आते हैं, बट जब 2 ईयर पे आ रहे हैं तो इसने बेंचमार्क को भी तोड़ा है, कैटेगरी को भी तोड़ा है, गुड। 5 साल पे आते हैं तो इसने बेंचमार्क को भी तोड़ा है, कैटेगरी को भी तोड़ा है, गुड। ऑल पे आते हैं, बेंचमार्क को नहीं तोड़ा और कैटेगरी को तोड़ा है। ठीक है, 6 मंथ्स पे आते हैं, बेंचमार्क को तोड़ा पर कैटेगरी को नहीं तोड़ा, मतलब ये कंफ्यूज स्टेट है, मैं इसको अवॉइड करूंगा। ओके, ठीक है, और कोई फंड देख लेते हैं नीचे इसके साथ जो इसका कंपैरेबल फंड होगा, मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप फंड। ये कहीं भी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, हम आपके सामने सिर्फ इवैल्यूएशन कर रहे हैं, जो आंख के सामने है वो कर रहे हैं, कोई नाम नहीं लेके फंड कर रहे। ठीक है, अब इधर आते हैं, अब भाई 1 साल में इसने 11% रिटर्न दिया है, निफ्टी 100 ने इसके लिए -0.17% रिटर्न दिया और कैटेगरी एवरेज 0.46 है। गुड है बैड है? वेरी गुड है, वेरी गुड है। इसने बेंचमार्क को भी तोड़ा, कैटेगरी एवरेज को भी तोड़ा। 2 साल की अवधि में आते हैं, छोटा फंड है, अभी तक 2 साल हुए नहीं इसको, 5 साल देखें हुए नहीं है, 6 महीने में देखते हैं, तो 6 महीने में भी इसने बेंचमार्क को भी तोड़ा, कैटेगरी को भी तोड़ा। 3 महीने में देख लेते हैं, 3 महीने में बेंचमार्क को तोड़ा, क्योंकि बेंचमार्क तो नीचे था, कैटेगरी को तोड़ा। यानी अभी तक जितना टाइम इसने मार्केट में निकाला है, ये बेंचमार्क को और कैटेगरी एवरेज को तोड़ रहा है, तो इसको कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है,
और एक आधा फंड इसी में देख लेते हैं, लार्ज कैप में ही देख लेते हैं। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप देख लेते हैं, शायद बहुत काफी पुराना फंड है। तो इधर आते हैं, ठीक है जी। अभी इसका बेंचमार्क है BSE 100। डिपेंड करता है, हर ऐसा बेंचमार्क रोज बदल नहीं सकते, एक ही बार जब आप शुरुआत करते हो आपको बेंचमार्क रखना। इस स्कीम ने पिछले एक साल में 3.68% दिया, बेंचमार्क ने 0 दिया, कैटेगरी एवरेज ने 0.46 दिया। गुड। 2 साल में देखते हैं, वेरी गुड, ठीक है। बेंचमार्क ने 0 दिया है, इसने 17 दिया है, कैटेगरी एवरेज ने 15 दिया। 5 साल में 25% का रिटर्न दिया और कैटेगरी एवरेज ने 19.4 दिया। आई थिंक बेंचमार्क में कुछ इशू हुआ होगा इसलिए रिटर्न नहीं दिखा रहा, ठीक है। अब है ना दुनिया का फेवरेट फंड जिसका सबसे ज्यादा AUM है, उसका नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। उसको देख लेते हैं, ठीक है। क्यों लोगों का फेवरेट है वो, उसका एक कारण भी है भाई, उसका कारण है परफॉर्मेंस। 1,15,000 करोड़ का AUM है इसका। अब आप देखिए, एक साल में इसने दिया 8.64% रिटर्न। इसका जो बेंचमार्क था निफ्टी 500, क्योंकि ये फ्लेक्सी कैप है, राइट, तो ये तो टॉप 500 कंपनी से लेता है, वो तो नेगेटिव था, कैटेगरी एवरेज भी नेगेटिव था, तो ये तो बहुत अच्छा हो गया। 2 साल में देखते हैं, इसने 20 दिया, बेंचमार्क ने 15 दिया, कैटेगरी ने 17 दिया, वेरी गुड। 5 साल में देखते हैं, इसने 24 दिया, बेंचमार्क ने 20 दिया, कैटेगरी ने 21 दिया, वेरी गुड। जब से पैदा हुआ तब से देखते हैं, वो डेटा ही नहीं आ रहा है इनके पास, तो ठीक है 5 साल तक भी काफी होता है। 6 महीना देखते हैं, 6 महीना में इसने थोड़ा कम रिटर्न दिया, ठीक है। 3 महीना में अच्छा दिया, 1 महीना में ठीक ठाक दिया। तो यानी लॉन्ग टर्म में ये फंड आपको अच्छा रिटर्न दे रहा है, आपका बेंचमार्क भी बीट कर रहा है और आपका कैटेगरी एवरेज भी बीट कर रहा है। सिंपल तरीका। अब इसके बाद लोग आके बोलेंगे एक्सपेंस रेशियो देखो, टेनोर रेशियो देखो, जेनसेन अल्फा देखो, शार्प्स रेशियो देखो, ये देखो, क्या जरूरत है, ये देख लो। अगर एक बच्चा कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर पा रहा है, अपनी क्लास को भी बीट कर रहा है और अपने बेंचमार्क को भी बीट कर रहा है, तो ठीक ही बच्चा होगा यार। उसके बाद आप कितनी भी जद्दोजहद कर लो, ऐसा तो है नहीं कि आप 0.5% ज्यादा कमा लोगे, 1% ज्यादा कमा लोगे। तो ये मोटा मोटी अगर आप इस तरीके से अपने फंड को इवेलुएट करते हो तो आप जो है एक ठीक ठाक रिटर्न्स बनाने की अपेक्षा रख सकते हो, और यहां पर कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि यार मैंने ठीक इवेलुएट कर लिया। बहुत बढ़िया सर, मतलब ये बहुत ही तो सिंपल है, मतलब एक सामने मनी कंट्रोल पे आएगा, क्लिक किया, किसी भी अगर म्यूचुअल फंड को देखना है क्लिक किया सामने। बट अभी भी मैं देखता हूँ बहुत से लोग म्यूचुअल फंड में भी पैसा नहीं बनाए हैं। तो ऐसा क्या रीजन है कि वो पैसा डाल रहे हैं, चाहे वो मार्केट बुल रन हो, है ना, मार्केट गिर रहा हो, कभी भी वो पैसा डालते हैं, उनको लगता है यार मैं तो कई जगह डाल चुका हूँ, म्यूचुअल फंड को भी वो स्टॉक्स की तरह ट्रीट करवा देते हैं। तो ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि वो पैसा नहीं बना पाए? तो एक वो जो मिस्टेक्स है वो बताइए एक बार। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, हमें SIP की समझनी पड़ेगी। एक इंसान घर लेता है, कितने साल की EMI बांधता है? 20 साल, 25 साल। पर एम्फी कहता है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया कहता है कि एक व्यक्ति अगर SIP चालू करता है, लेट्स से 100 लोग अगर SIP चालू करते हैं, तो 5 साल बाद सिर्फ 11 लोगों की SIP चालू रहती है। और SIP का मतलब ही लॉन्ग टर्म पैसा है, मतलब लॉन्ग टर्म में ही पैसा बनता है उसमें। अब इसका मैं आपको बहुत मजेदार उदाहरण देता हूं। समझिए आपने 21 साल के लिए एक SIP करी, उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि मेरे को इसको 3 हिस्सों में बांटना है, इसलिए मैंने 21 कर दिया जी। तो ये 3 हिस्सों में हम इसको बांटते हैं, पहले 7 इयर्स, दूसरा 7 इयर्स और आखिरी 7 इयर्स। ठीक है जी, ठीक है। अब पहले 7 इयर्स समझिए, अब 21 साल में आपका टोटल प्रॉफिट कैलकुलेटर दिखा रहा है कि 1 करोड़ रुपए होने वाला है। 7 इयर्स 7 इयर्स 7 इयर्स, लॉजिकली तो पहले 7 साल में आपका 33 लाख का प्रॉफिट हो जाना चाहिए, लॉजिकली ना, 1/3 समय हो गया। पर यहां पहले 7 साल में जो आपका प्रॉफिट होगा इस 1 करोड़ रुपए में से, वो होगा 9 लाख रुपए। होना कितना चाहिए था? 33 लाख रुपए। हुआ कितना है? 9 लाख रुपए। अगला 7 साल जब निकलेगा तो फिर से 33 प्लस 33 67% हो जाना चाहिए था, पर 67 नहीं होगा, यहां पे 20 ही और होगा, तो यानी टोटल यहां पे 29% हो गया। यानी आपका 1 करोड़ बनना था, 29 लाख अभी यहां तक बना है। अभी 1 करोड़ में से बचा कितना है? 29 लाख माइनस करके 71 लाख, 71 लैक्स। वो 71 लैक्स आपको इस आखिरी 7 साल में बनेगा। और क्योंकि लोग इससे आगे जा ही नहीं पा रहे, तो वो इसका स्वाद कैसे चखेंगे? और इसीलिए लॉन्ग टर्म में, और इसीलिए एक्चुअली SIP में लोग पैसा नहीं कमा पाते, क्योंकि वो डर जाते हैं, मार्केट गिर जाती है, उनको लगता है अरे यार कल तो मेरा NAV 225 रुपए था, आज 170 हो गया, कितनी गलत बात है। छोड़ दो ना, 5 साल बाद वो NAV 400 हो जाएगा, 10 साल बाद वो 500 हो जाएगा, 600 हो जाएगा, कुछ तो होगा। SIP का जो गेम है वो है ज्यादा से ज्यादा मेरे पास यूनिट्स होने चाहिए। भाई ऐसे आप समझिए कि 2 दोस्त हैं, उन्होंने जमीन ली, एक ने जमीन ली 100 स्क्वायर मीटर, एक ने जमीन ली 200 स्क्वायर मीटर।
ठीक है, अब ये 200 स्क्वायर मीटर उसने कैसे ली? पहले 100 स्क्वायर मीटर ली और फिर हर साल 10-10 स्क्वायर मीटर बढ़ाता गया। भाव बढ़ रहा है पर वो 10-10 स्क्वायर मीटर बढ़ा रहा है। अंत में 10 साल बाद किसको ज्यादा फायदा होगा? इसी को ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि इसके पास 200 स्क्वायर मीटर है। ऐसा नहीं उसके पास जमीन नहीं है, पर उसके पास 100 है। आज मुकेश अंबानी जी इतने अमीर क्यों हैं? क्योंकि उनके पास 200 करोड़ रिलायंस के शेयर है। आपके मेरे पास 2 होंगे, तो हमारा 2 इंटू 1400 होता है, उनको 200 करोड़ इंटू 1400 होता है। तो उनके पास क्वांटिटी ज्यादा है। तो गेम सारा क्वांटिटी का है, और क्वांटिटी आपको कब मिलती है? जब मार्केट गिरती है, तब आपको क्वांटिटी ज्यादा मिलती है, क्योंकि उसका भाव कम हो चुका होता है। पर उसी टाइम पे जनता दुम दबा के भाग जाती है। अब आप देखिए, जब सितंबर 2024 से मार्च 2025 तक मार्केट्स गिरी, कंसिस्टेंटली एसआईपी क्लोजर रेशियो हर महीने बढ़ रहा था, और जैसे ही अप्रैल में पलटी मारी, फिर से वो बढ़ गया। अरे ये कहां की मूर्खता है भाई? अगर वो गिर रहा है तो एसआईपी क्लोजर रेशियो कम होना चाहिए, लोगों का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हमारा बाजार खत्म हो रहा है क्या? हमारा देश खत्म हो रहा है क्या? रिलायंस बंद हो रही है क्या? इन्फोसिस बंद हो रही है क्या? वो चलेंगी, हाँ, थोड़ा बीच में ऊपर नीचे होता रहता है, वो तो मार्केट का खेल है। 1990s में हर्षद मेहता के टाइम हुआ था, 2000 में .com बबल के टाइम पे हुआ था, 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे हुआ था, 2014-15 में मार्केट फ्लैट हो गई थी, 2020 में क्राइसिस आ गया था कोविड का। होगा, सदियों में आएगा टाइम ऐसा। आप मार्केट में बने रहो। जो मैंने वॉरेन बफेट की 60 साल की जर्नी बताई, उसमें सब कुछ हुआ है। वॉर्स भी हुई हैं, इकोनॉमिक डिप्रेशन भी आया है, रिसेशन भी आया है, .com का बबल भी, पर 60 साल में ऐसा रिटर्न दे दिया 7,20,794 करोड़ हो गए। ग्रेट सर। सो ये तो था म्यूचुअल फंड में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां जा रहा है, बट आजकल ईटीएफ का बड़ा ट्रेंड है। अगर कोई ईटीएफ में, क्योंकि ये लाइक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है पूरा, जी, मार्केट के टाइम पे लोग इसे बाय कर लेते हैं जी। कम अमाउंट में लोग बीएससी में डाल देते हैं, एनएससी में डाल देते हैं। तो म्यूचुअल फंड वर्सेस अगर मैं ईटीएफ की बात करूं, तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं? देखिए, आप है ना, हर चीज जो है पहले आपको अपना स्वभाव जानना पड़ता है, ठीक है? तो जो बॉक्सर होता है ना, वो बॉक्सर क्या करता है, वो फुल टाइम ऐसा 2 ही मिनट का राउंड होता है, ऊपर एक्टिव होता है। गोल्फर क्या आराम से खेलता है, पहला शॉट मारने को आधा घंटा लेगा। पर बॉक्सर अगर गोल्फ खेलेगा तो वो हार जाएगा, और गोल्फर अगर बॉक्सिंग करने जाएगा तो मुंह तोड़ के वो क्या आएगा। तो आप अगर एक ऐसे निवेशक हो जिसके पास समय नहीं है, जो नौकरी कर रहा है, जो धंधा कर रहा है, जो प्रोफेशन में, जिसके पास टाइम नहीं है, तो आप ईटीएफ मत देखो, आप एमएफ में अपनी एसआईपी करते रहो, ठीक है? ईटीएफ बहुत प्यारा विकल्प है, बहुत अच्छा विकल्प है, मैं बिल्कुल उस पर गलत नहीं कह रहा, बहुत बढ़िया चीज है। वो भी बास्केट है ना, अगर आप निफ्टी 50 का ईटीएफ ले सकते हो, म्यूचुअल फंड भी ले सकते हो। पर अगर मैं उस समय मार्केट में हूं ही नहीं, और मैं एमएफ में भी एसआईपी नहीं कर रहा, और मैं सोच रहा हूं मैं ईटीएफ खरीद लूंगा, पर मैं मार्केट में हूं ही नहीं, मैं तो बिजी हूं, मैं मीटिंग्स में हूं, तो मैं दोनों ही नहीं कर पाऊंगा। ना मैं म्यूचुअल फंड में पैसा डाल पाऊंगा, ना मैं ईटीएफ में पैसा डाल पाऊंगा, तो मेरी तो अपॉर्चुनिटी चली जाएगी हाथ से। तो अगर आप बिल्कुल समय नहीं दे पा रहे हो, तो आप म्यूचुअल फंड में रहो, पर अगर आप कुछ समय दे पा रहे हो, तो आप ईटीएफ कर सकते हैं, क्योंकि ईटीएफ आपको वो मौका देता है कि जैसे हम क्या करते हैं, हम गोल्ड और सिल्वर को ईटीएफ के माध्यम से लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि जैसे ये गिरता है, हम इमीडिएटली बाय कर सकते हैं। करेक्ट। फंड में हम ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि फंड में 2:30 बजे अगर हो गया तो वो अगले दिन की एनएवी मिलती है, अगले दिन तो पता चला गोल्ड भाग गया या सिल्वर भाग गया। आज जैसे 4% ऊपर है, तो जब परसों गिरा था हमने थोड़ा ले लिया ईटीएफ में। तो पॉइंट क्या है कि अगर आपको ईटीएफ है तो थोड़ा आपको एक्टिव होना पड़ता है, पर अगर आप बिल्कुल ये सब नहीं कर सकते, आंख बंद करो, अपना फंड डिसाइड करो और अपनी एसआईपी करते रहो, बस। मैं इतना ही सब कुछ। नहीं, परफेक्ट सर, आपने बहुत डिटेल में सारी चीजें समझाई। आई होप लोगों को एसआईपी के बारे में और म्यूचुअल फंड के बारे में, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करें, अपना गोल कैसे सेट करें, सारी चीजें बता दी हैं। तो अब तक जो लोग यहाँ तक आ चुके हैं, कमेंट करके बताओ, राइट सर? बिल्कुल, कि उनको कितना बढ़िया लगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट घंटी दबा दो भाई, ऐसा नहीं तो वीडियोस मिस होंगी। और अगले एक तो लर्निंग बता दो अपनी, क्या क्या सीखा, और अगली बार आप क्या सवाल है आपके, तो उन सवालों के साथ हम बैठेंगे, दोबारा से फिर एक सेशन करेंगे। थैंक यू सो मच। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस, थैंक यू।